नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव सर पर हैं, इस नारे की गूंज एक बार फिर से होने लगी है। मोदी सरकार ने अपना ओबीसी आधार मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने शुरू किए तो टिप्पणीकारों ने इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरह भी देखा, लेकिन फिर एक पुराना जिन्न बोतल से बाहर निकल आया। ओबीसी आरक्षण की बात चली तो विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि सरकार जिस ओबीसी कल्याण की बात कर रही है उसके लिए जाति आधारित जनगणना कब करवा रही है। अब जिस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता ने अपनी पिछड़ी जाति से आने वाली पहचान को मुकुट की तरह पहना हो, उसे ही इस सवाल का सीधा जवाब देना मुश्किल लगने लगा। जबकि यूपीए के ज़माने में जाति आधारित जनगणना की जब बात छिड़ी थी तब भाजपा ने खुलकर इसका समर्थन किया था। तो आखिर वो कौन सी कश्मकश है जिसके चलते सरकार खुलकर नहीं कह पा रही कि वो जाति आधारित जनगणना करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या भारत को जाति आधारित जनगणना की ज़रूरत है। इन सारे सवालों और इन पर उठने वाले तर्क वितर्कों को आज के लल्लन टॉप शो में टटोलेंगे। दिन की बड़ी खबर में समझेंगे कि इसके पक्ष विपक्ष के जो तर्क हैं उनकी बुनियाद क्या है, आधार क्या है। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। आप अपना जो बात दर्ज कराना चाहते थे, जो विषय बताना चाहते थे, वो पूरी तरह बता चुके हैं। विभाग को भी बता चुके हैं, सभी को बता चुके हैं। वीडियो भोपाल का है। तारीख 19 अगस्त। मध्य प्रदेश की राजधानी में चयनित शिक्षिकाएं हाथ में राखी की थाली लेकर आई थी अपने भाई और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधने के लिए। ये भाई वाली बात न शिक्षिकाओं के दिमाग की उपज है और न हमारे प्रोड्यूसर महोदय के। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कहते हैं कि प्रदेश की सारी महिलाओं के वो भाई हैं, और कहते ही नहीं, उनकी बेटियों की शिक्षा से लेकर शादी तक का खर्च भी उनकी सरकार एक दशक से ज़्यादा उठाती रही है। इसीलिए जब शिवराज ने खुद को बच्चों का मामा कहा तो इस बात को किसी ने हवा में कभी नहीं उड़ाया। लेकिन अब शिवराज सरकार में सीएम की बहनों के साथ जो हो रहा है वो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये चयनित शिक्षिकाएं सीएम से नहीं मिल पाई। उनका आरोप है कि पुलिस धरना तोड़ने के लिए धमका रही है, मास्क उतार कर फोटो लिया जा रहा है, एफआईआर की धमकी दी जा रही है। देर रात पुलिस ने इन सबको भगा भी दिया। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती 7 साल अटकी रही। उसके बाद 2018 में फिर शुरू हुई। 2019 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली। शिवराज को राखी बांधने जा रही महिलाएं चयनित हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, वो अधर में है और इसीलिए आंदोलन कर रही हैं। 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में रोजगार मांगने वाले युवाओं की पिटाई हुई और तब भी कई लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण भी दर्ज किया गया। पुलिस कहती है कि न्यायालय में मामला लंबित है, आंदोलनकारियों को संयम रखना चाहिए। सरकार ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया और हम आपको एक बार फिर से रोजगार पर तमाम आंकड़े बता सकते हैं। पर बातें हैं, बातों का क्या, सत्ताधीशों को देखकर यही लगता है। कम से कम क्या किया जा सकता है? कम से कम संवाद किया जा सकता है आपके दरवाजे पर जो आया है अपनी मांगों को लेकर उनसे। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से है। यहाँ एक नक्सल हमले में आईटीबीपी के 2 जवानों की मृत्यु हो गई। आईटीबीपी की 45वीं बटालियन का एक दल अपने कैंप से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था जब नक्सलियों ने गोली चलाई। नक्सली इस हमले के बाद कम से कम 1 राइफल, 2 बुलेट प्रूफ जैकेट और 1 वायरलेस सेट लूट कर ले गए। अगली सुर्खी टीकाकरण के मोर्चे से है और इसमें एक अच्छी खबर भी जुड़ी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत में एक और टीके के आपात इस्तेमाल को अनुमति दे दी है। ये जाइडस कैडिला का टीका है और इसके 3 डोज होंगे। दिलचस्प बात है कि इसके लिए सिरिंज का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें टीके को त्वचा की परतों के बीच दिया जाता है। जाइडस कैडिला एक भारतीय कंपनी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कौन सा टीका है जो त्वचा की परतों पर दिया जाएगा और सूजी नहीं लगेगी। एक हमारे प्रोड्यूसर महोदय हैं जो शो को लिखते हैं, सुरेश जी, उन्होंने बताया कि जेट इंजेक्टर टाइप की कोई टेक्निक होती है, त्वचा पर हल्का सा दाव पड़ता है और दवाई भीतर चली जाती है, गुच्छता नहीं है सुई की तरह। चलिए अच्छा है, जिनको सुई से डर लगता है वो भी टीका लगवा लेंगे, पर लगवाइएगा ज़रूर। तीसरी सुर्खी सोनिया गांधी की मीटिंग से। उन्होंने विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई। 15 विपक्षी दलों के नेताओं को वर्चुअली जोड़ा। न्योता गया था बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं को। बीएसपी और आम आदमी पार्टी, उन्हें न्योता नहीं मिला। पूर्व में भी इन दोनों पार्टियों ने विपक्षी एकता की गोलबंदी से खुद को दूर रखा। बसपा वालों से पूछा गया तो बोले, अलग अलग राज्यों में हमारे विधायकों को तोड़ती है कांग्रेस, अब हमको बुला रही है।
वैसे न्योता न मिलने से याद आया, कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 9 अगस्त को एक डिनर पार्टी रखी थी। इसमें भी कई विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया था। हालांकि गांधी परिवार को इसके लिए न्योता नहीं मिला था। इस मीटिंग में हुआ क्या? सोनिया गांधी ने कहा कि 2024 के चुनाव की तैयारी करनी है, देश की आज़ादी और आदि इत्यादि को बचाने के लिए सभी दलों को अपने पॉलिटिकल कंपल्शन को थोड़ा सा किनारे रख के साथ में आना होगा। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गोलबंदियों की औपचारिक शुरुआत है। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। लंबे वक्त बाद कार्यक्रम में लालकृष्ण आडवाणी भी नजर आए। क्यों नजर आए? क्योंकि वो भी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं। उन्होंने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से ही अपनी रथ यात्रा, चर्चित रथ यात्रा शुरू की थी, सोमनाथ से अयोध्या तक। ऐसे में जब भी वो फ्रेम में दिखते हैं और सोमनाथ मंदिर का जिक्र होता है तो ये घटना याद आ जाती है, क्योंकि इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्थान शुरू हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि जब ये सोमनाथ वाली यात्रा शुरू हुई थी तब इसके गुजरात लेग की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री हैं जो इस समय नरेंद्र मोदी, उनके पास थी। सोमनाथ मंदिर के इन नए प्रोजेक्ट्स के बहाने आतंकवादियों पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले मानवता को ज्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख सकते। आखिरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका या उसकी अगुवाई वाली नाटो सेना का साथ देने वाले अफगानियों की खोज में तालिबान घर घर जाकर तलाशी ले रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट के रास्ते में भी लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। तालिबान पत्रकारों और उनके परिवारों को भी लगातार निशाना बना रहा है। ताज़ा मामला जर्मन न्यूज़ चैनल डॉयचे वेले से जुड़े एक अफगानी पत्रकार का है। तालिबान ने पत्रकार के परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी, दूसरे को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि तालिबान ने कंधार और हेरात में भारतीय काउंसलेट की तलाशी ली और दोनों जगह पहुंचकर दस्तावेज खंगाले और वहां जो कारें खड़ी थी वो भी ले गए। इतने तो चोटे टाइप के हैं, कैसे ही चलाएंगे देश। हालांकि इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारतीय दूतावास के स्थानीय कर्मचारियों का कहना है कि तलाशी और तोड़फोड़ जैसी घटना नहीं हुई, कार तो पक्का ले गए। अब चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। इससे पहले की बात शुरू करें, लोकसभा का एक पुराना वीडियो देखते हैं। बीजेपी के YouTube चैनल पर वीडियो का ये हिस्सा उपलब्ध है। आज इस सदन में बहुत एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बहस हो रही है, क्योंकि इस देश में 52%, 54% ओबीसी हैं। इसका मतलब 54 करोड़ लोगों के जीवन से संबंधित विषय पर हम बहस कर रहे हैं और इसके प्रति सरकार ने फैसला नहीं किया है। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। वीडियो साल 2010 का है। बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति आधारित जनगणना के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में 10 साल और लग जाएंगे। ये तब की बात है जब कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में। मुंडे जैसे बीजेपी के ओबीसी चेहरों ने तब जोर शोर से जातीय जनगणना की मांग की थी, पर बीजेपी जब सत्ता में आई तो रुख बदल गया। पिछले महीने संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया। सवाल ये कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। सरकार का लिखित जवाब आया, कहा कि सिर्फ SC/ST को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। कहने का मतलब ये कि केंद्र की सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो जातीय जनगणना को लेकर असहज रहती है। विपक्ष में जब ये पार्टियां होती हैं तो मुद्दा बनाती हैं। ये पूरा राजनीतिक खेल क्या है, इसके तर्क क्या हैं, सब जानते हैं विस्तार से। लेकिन पहले बैकग्राउंडर जान लेते हैं। अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। आखिरी बार 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई। 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हो पाए।
इसकी वजह तब के जनगणना कमिश्नर MW यीट्स ने बताई कि पूरे देश की जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हो गया। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया, यानी अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया गया। जनगणना का ये स्वरूप कमोबेश अभी तक चला आ रहा है। संविधान लागू होने के साथ ही देश में SC ST के लिए आरक्षण भी शुरू हो गया था। फिर पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठी और पिछड़े वर्ग की परिभाषा क्या हो, इस वर्ग का उत्थान क्या हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया, जाति के आंकड़ों का आधार रखा 1931 की जनगणना को। हालांकि कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत होना चाहिए या आर्थिक। कुल मिलाकर यह आयोग इतिहास की एक घटना भर बनकर रह गया। पिछड़ों को लेकर कोई नीतिगत बदलाव इस आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नहीं हुआ। फिर आया 1978 का बरस। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने इस दफा BP मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। हम जानते हैं कि तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी, इंदिरा गांधी की सरकार आ चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादातर पिछड़ी जातियों की पहचान की थी। कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई थी। आयोग ने पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर 1990 में VP सिंह की सरकार, जो कई मोर्चों पर घिरी थी, एक तरफ चौधरी देवीलाल थे जो उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, जबकि कुछ महीने पहले तक वो सरकार का हिस्सा थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जो अपनी रथ यात्रा निकाल रही थी और उनके भीतर जनता दल में भी कई खेमे बने थे। तब इन सबको काउंटर करते हुए एक दिन अचानक उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और उसमें ऐलान किया कि मैं मंडल कमीशन की रपट को लागू करने जा रहा हूं। इतना भी अचानक नहीं था, क्योंकि जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका प्रॉमिस किया था और इसे लेकर कांग्रेस उसे घेरती भी रहती थी। इस सिफारिश को लागू करते ही अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण का प्रावधान हो गया। लेकिन फिर मामला कोर्ट में गया और उससे पहले सड़क पर खूब बवाल हुए। देश भर में इसके विरोध में प्रदर्शन हुए और फिर समर्थन में भी प्रदर्शन हुए। इन सब के बीच VP सिंह को करीब से जानने वाले ये दावा करते हैं कि उनका इरादा गरीब सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण का था, लेकिन मौका नहीं मिला। मौका VP सिंह को इस बात के ऐलान का मिला कि ये जो आरक्षण का ऐलान किया गया है ये नौकरियों के लिए है और ये आरक्षण जो शैक्षणिक संस्थान हैं या सेना जैसे जो बल हैं वहाँ पर लागू नहीं होगा। बहरहाल मामला चूंकि कोर्ट में गया था तो कोर्ट में फैसला आया। इस फैसले को खूब पढ़ा जाता है, राजनीतिक वजहों से भी और लीगल वजहों से भी। इसे कहा जाता है इंदिरा साहनी जजमेंट। 1992 में आया और इस जजमेंट के बाद रिजर्वेशन लागू हो गया। रिजर्वेशन के इस क्रम में OBC के लिए अगला बड़ा पड़ाव आया 2006 में। UPA की सरकार थी। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जनभाषा में कहें तो शिक्षा मंत्री थे। अर्जुन सिंह ने सोनिया गांधी और उनकी कोठरी को समझाया कि ये जो हिंदी प्रदेश हैं इनमें कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब हो रही है। राजस्थान में बुरी तरह सत्ता गंवाई, मध्य प्रदेश में हारे, उत्तर प्रदेश और बिहार में बुरा हाल था ही। यहाँ पर खोई जमीन हासिल करने के लिए हमें मंडल 2 का कार्ड चलना पड़ेगा। ये मंडल 2 का कार्ड क्या था? मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू करना, ये कि सरकारी नौकरियों की तरह सरकारी शिक्षण संस्थान मसलन यूनिवर्सिटीज, IIT इत्यादि में भी पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। इस बार भी बवाल हुआ। यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे आंदोलन चले कुछ महीनों के लिए, लेकिन सरकार अड़ी रही और ये लागू भी हुआ। और हाँ, एक बार फिर से मामला कोर्ट में पहुंचा और उसके फैसले के बाद लागू हुआ। इसके कुछ बरस बाद 2010 में आकर जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे कई OBC नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई। कांग्रेस सरकार इसके पक्ष में नहीं दिखी। मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री P चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा कि जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, उनके पास इस तरह की जातिगत जनगणना का अनुभव या ट्रेनिंग नहीं है। हालांकि लालू यादव जैसे कांग्रेस के सहयोगियों के दबाव में मनमोहन सरकार को जाति जनगणना पर विचार करना पड़ा। 2011 में
प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई। इसमें जाति जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए गए। इसको नाम दिया गया, जो जनगणना का ये बदला हुआ तरीका था, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। 4800 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने ये जनगणना कराई। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। जाति जनगणना का यह डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। कई वर्षों तक इस आंकड़े पर बात नहीं हुई। मोदी सरकार आई तो इस डेटा पर सुगबुगाहट शुरू हुई। जाति जनगणना के डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया। इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं, इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर मोदी सरकार भी जाति के आंकड़ों को जारी करना मुनासिब नहीं समझ रही है। उनके अपने तर्क भी हैं, और सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये जो गणना की गई, ये जो डेटा जुटाया गया, ये दुरुस्त ढंग से नहीं जुटाया गया। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां, हमने आपको कहा जो विपक्ष में है उसके लिए मुद्दा है, वो इसे ठंडा नहीं पड़ने दे रही हैं। खासकर यूपी और बिहार की पार्टियां। बिहार में अभी पक्ष विपक्ष की हर पार्टी एक स्वर में जाति जनगणना की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समेत ओबीसी वोट बेस वाली जो दूसरी पार्टियां हैं वो जाति जनगणना की मांग कर रही हैं। कई बुद्धिजीवी भी लिख रहे हैं कि ये होना चाहिए। जेएनयू में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे वेलेरियन रोड्रिक्स अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखते हैं कि जाति आधारित जनगणना आज की जरूरत है। इसका उद्देश्य केवल आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं है। ये वास्तव में बड़ी संख्या में उन मुद्दों को सामने लाएगी जिन पर किसी भी लोकतांत्रिक देश को ध्यान देने की जरूरत है। मसलन हाशिए पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ये जानकारी नीति निर्माण के लिए भी जरूरी है। तो जब हमारे देश में आरक्षण की सारी व्यवस्था ही जाति पर आधारित है, तो जातियों का डेटा जुटाने में क्यों परहेज होना चाहिए? कई बार कोर्ट्स ने भी आरक्षण को लेकर डेटा पर्याप्त न होने की बात कही है। जाति आधारित जनगणना के पक्षधर और क्या तर्क देते हैं, सुनिए। मुझे लगता है कि सबको गिना जाना चाहिए। देखिए, डेटा और स्टैटिस्टिक्स से कभी कोई घाटा नहीं होता है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स हम लोग जरूर पोस्ट ट्रुथ युग में हैं और कई बार पता ही नहीं चलता है कि सच क्या है। जैसे अगर डेटा की बात करें तो अभी हमें ये पता चला कि इस साल ऑक्सीजन की कमी से कोई भी डेथ नहीं। तो डेटा की अपनी पॉलिटिक्स है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं अभी नेता नगरी का जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं एक बैनर, एक होर्डिंग का रेफरेंस दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा उसका जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है आरएसएस और बीजेपी का, कि सब कोई हिंदू है, मतलब सारी जातियां हिंदू हैं, ब्राह्मण से लेकर अछूत तक। और ये कांग्रेस पार्टी जो है वो एससी, एसटी, ओबीसी ये सब करके, मतलब जो पुरानी लाइन में बता रहा हूँ, इससे ये हिंदू जो एकता है इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा इतिहास में जाता हूँ और पहले तो मैं उस होर्डिंग की बात कर दूं कि वो कहते हैं कि भाई 60% आप उस होर्डिंग को मैंने भेजा है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन किया जा रहा है। तो एक तरह से तो विडंबना ये देखिए कि 60% तो मंडल कमीशन भी 52 या 54% कहता है, वो भी किस बेसिस पर? 1931 के बेसिस पर। भारतीय जनता पार्टी यदि ऑफिशियली ये एक्सेप्ट कर रही है कि 60% है, तो ये तो राम मनोहर लोहिया की जो सोशलिस्ट पार्टी थी, खासकर संसोपा, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसका एक नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो अब अगर आप उस चीज को कंसीड कर रहे हैं कि 60% ओबीसी इस देश में है, तो फिर उसको गिनवा लीजिए, गिनवाने में क्या दिक्कत है। लेकिन विडंबना कहाँ है सुरेश जी? ये देखिए कि अभी अभी संसद के पटल पर मंत्री बताते हैं कि हिंदुस्तान की जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो सीटें खाली हैं और ओबीसी पद पर, मतलब 100 सीटें भी प्रोफेसर के पद पर नहीं है। और मंडल कमीशन को ही यदि लें तो 3500 से लेकर 4000 जातियां, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ कास्ट्स। तो इतनी जातियां हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज में नहीं है। और ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटीज में अभी नाम नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़े तो बता दूंगा, कि एक एक डिपार्टमेंट में एक एक घर से 4-4 लोग हैं। कैसे संभव होता है? 3 तो मैं बता दूंगा, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है वहीं पे हैं, रहे हैं, कुछ लोग अब रिटायर हो गए हैं। मैं सिर्फ सुरेश जी ये कहना चाहता हूं कि हम लोग तो अब लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे पास एक संविधान है और संविधान एक तरीके से कहें कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैं, मतलब संवैधानिक लोकतंत्र। तो इसमें हमारी जिम्मेवारी है
जैसे फंडामेंटल राइट्स है, उसी तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। तो स्टेट की कुछ जिम्मेवारियां हैं जिससे जो लोग पीछे छूट गए हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं, जो पिछड़ा का पूरा कंसेप्ट उसी से है। उसमें रेस में कोई आगे पीछे का बात नहीं है। बात है कि समाज के तमाम हिस्सेदारी में आप पीछे छूट गए हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। और मेरा तो मानना है कि सभी को गिनिए, एससीज को भी गिनिए, एसटीज को भी गिनिए। क्यों 15% ही एससीज का रिजर्वेशन बना रहेगा अगर उनकी आबादी 18% हो गई है? तो क्यों किसी खास समुदाय को 10% रिजर्वेशन, उसमें भी गरीब तबकों को मिलेगा जिसकी आबादी अगर 10% भी नहीं है? तो ये सब कुछ ऐसे तीखे सवाल हैं, मुझे लगता है कि जिसका आंसर स्टैटिस्टिक्स में छुपा होता है। तो ये एक वेलकम मूव होगा कि कास्ट सेंसस तो हर सूरत में होना ही चाहिए और सबको गिना जाना चाहिए ताकि कल को किसी को तकलीफ ना हो। अगर जाति जनगणना के इतने फायदे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? सरकार डेटा क्यों नहीं जारी करती? इसका नेगेटिव पहलू क्या है? ये सवाल हमने पूछा इलाहाबाद के गोविंद वल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बद्री नारायण से। देखिए, जातीय जनगणना का एक पूरा इतिहास है। अगर आप देखें तो जब जब ये हुआ है, यानी ये कॉलोनियल टाइम में पहली बार जब कास्ट सेंसस हुआ था, तो उस समय इसने बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स को पैदा किया था। बहुत सारे आपस में तनाव, FIR, वायलेंस, बहुत तरह के जो सामाजिक तनाव पैदा हुए थे। और निकोलस डग्स की एक स्टडी है जो ये बताता है कि कैसे उस समय कास्ट सेंसस ने भारत में जातियों को फिक्स कर दिया। उसके पहले जातियों में मोबिलिटी थी, ऊपर नीचे जाने की छूट थी, ये लेकिन बाद में जैसे ही ये आया, इसमें आपसे पूछा गया आपकी जाति क्या है, आपने एक बार जाति बता दी तो दर्ज हो गया। अब आप मोबिलिटी नहीं, अब आप कल अगर ताकतवर होकर आप कहेंगे नहीं हम ये जाति नहीं, हम वो जाति नहीं है, आप कह सकते हैं। बहुत सारी जातियों ने अपने किया, नीचे से ऊपर गए, नीचे के सोपान क्रम से आगे एस्पायर किया हायर पोजीशन के लिए, और अपनी जातियों की स्थिति को बदला भी। इसका पूरा रिकॉर्ड है हिस्ट्री में। तो जातीय जनगणना ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि जब भी होगा वो जाति भाव को बढ़ाएगा। वो चाहे वो ओबीसी या दलित में ही नहीं, अपर कास्ट में बढ़ाएगा, सब में बढ़ाएगा, रिएक्शन सब कुछ होगा। तो एक जातिवाद फिर से मजबूत होगी, एक बात तो ये मान के चलना पड़ेगा। अब सवाल है कि जातीय जनगणना करने से आपके पास एक डेटा आ जाएगा, उस डेटा के आधार पे आप अपनी पॉलिसी को प्लान कर सकते हैं। खास करके रिजर्वेशन की पॉलिसी, प्रोटेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसीज हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस आधार पे। इस तर्क में दम है और ये इस मामले में एक ऐसा तर्क है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन इसकी जो समस्या है वो ये है कि जैसे ही शक्ति, जिसकी जितनी शक्ति भारी, यानी अगर शक्ति से, नंबर से आप डेमोक्रेसी के रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन का आधार तय करेंगे, तो उसमें एक खास नैतिक सवाल खड़ा होता है कि जिनकी छोटी संख्या है उनका क्या होगा। यानी बहुत सारी ओबीसी और दलित जातियों में छोटी छोटी संख्या की जातियां ढेर सारी, और वो अभी कैपेसिटी टू एस्पायर भी नहीं प्राप्त कर सकती है, यानी अच्छे जीवन की कामना करने की शक्ति भी उनमें नहीं आई, वो कम्पीट क्या करेंगे, तो उनका क्या होगा। कुछ जो बड़ी जातियां हैं इन समूहों में, उन्होंने इनके जो रिजर्वेशन या और भी अपॉर्चुनिटी के ज्यादातर भाग का शेयर ले लिया है, लेती जा रही हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो जातीय जनगणना एक तरह का डबल एज सॉर्ड की तरह है। एक तरफ आपको वो एक डेटा देता है, जिस डेटा से आप डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोक्रेटिक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक डोमिनेंस ऐसा क्रिएट भी कर सकता है जिससे कि जो छोटी छोटी समूहों के हित को अगर ठीक से नहीं ध्यान दिया गया, उसको संतुलित करने की कोशिश नहीं की गई, तो समस्या हो सकती है। अब जाति जनगणना के राजनीतिक संदर्भ भी समझ लेते हैं। क्यों जेडीयू आरजेडी जैसी पार्टियां दलगत मतभेद बुलाकर एक स्वर में इसकी मांग कर रही हैं? इस पर भी राजनीतिक पंडितों की राय सुनिए। इसके साथ एक मोबिलाइजेशनल पॉलिटिक्स करने का स्पेस भी मिल जाएगा, यानी आपको एक मुद्दा मिल जाएगा जिस मुद्दे पर अगले 10 साल आप राजनीति को धार दे सकते हैं, क्योंकि लोगों की भावना इससे जुड़ जाती है
लोगों को इससे लगता है कि यही उनकी एम्पावरमेंट का एकमात्र रास्ता है, तो लोग उससे मोबिलाइज हो जाते हैं। जैसे अभी रिजर्वेशन ऐसी चीज है जिसको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि जब उसके पक्ष और विपक्ष की राजनीति बिहार में हो चुकी है, आपने देखा है, जिसमें आरजेडी जीत के आई थी उस पर, तो एक बड़ा मुद्दा इससे निकलेगा। आरक्षण फिर से एक बड़ा सवाल जातीय जनगणना का जो कल्मिनेशन है वो आरक्षण के विस्तार तक जाएगा, और जब आरक्षण के विस्तार तक जाएगा तो उसके बीच में एक मोबिलाइजेशनल पॉलिटिक्स करने का स्पेस बनेगा। उसमें आरजेडी जैसे दलों को भी फायदा होगा, नीतीश कुमार को भी फायदा होगा। नीतीश कुमार का जो बेस है वो खुद भी कोई जो अलायंस है उनके बीच बड़ा बेस है, वो कंसोलिडेट होगा। यादवों का वोट कंसोलिडेट होगा तो उनको फायदा होगा, तेजस्वी को फायदा होगा। हम जानते हैं कि जनगणना का मकसद डेटा कलेक्शन है। डेटा सटीक होगा तो योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकता है। देश में जाति बड़ी सच्चाई है। डेटा जुटाने से ये समस्या बढ़ेगी या घटेगी, ये विचार का प्रश्न है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि बात सिर्फ नीति तक नहीं रहेगी। जब जातियों की गणना आ जाएगी तो नए सिरे से पॉलिटिकल असर्शन यानी अपनी हिस्सेदारी मांगना भी शुरू होगा। और सरकारों का ये मकसद होता है कि जब तक कहीं से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट ना हो, व्यवस्था में स्टेटस को बना रहे, खास तौर पर जाति जैसी संवेदनशील चीज़ पर, जिसमें कोई भी सरकार किसी भी जाति को नाराज़ करने का जोखिम नहीं ले सकती। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और उससे पहले 2 अहम सूचनाएं भी सुनते जाइए। पहली सूचना, हमारे नेता नगरी शो का शतक पूरा होने वाला है। शनिवार को 100वां एपिसोड आएगा और ये कुछ खास होगा, ज़रूर देखिएगा। दूसरी सूचना, अगले 125-150 दिनों तक अपने राम सहारनपुर से सोनभद्र तक उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों का हाल जानने के लिए निकलेंगे कि क्या हाल है यूपी, बदहाल, खुशहाल या बहरहाल है यूपी। और ये जानने के लिए हम खेती, किसानी, पढ़ाई लिखाई, करियर, कारोबार सबकी बातें करेंगे, आपके ज़िले में आएंगे। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहां हमें ज़रूर जाना चाहिए, आपके गांव, आपके घर आना चाहिए, आप अपना न्योता भेजना चाहते हैं, तो ज़रूर भेजिए, पूरे हक से भेजिए, क्योंकि लल्लन टॉप आपने बनाया और संवारा है। तो आप अगर हमें अपने ज़िले, अपनी विधानसभा, अपने गांव बुलाना चाहते हैं तो हमें मेल करिए, न्योता भेजिए, जैसे हमने आपको न्योता दिया। हमारा ईमेल आईडी चिट्ठी पत्री के लिए इंटरनेट के ज़माने में है lt.chunav@gmail.com। आपको स्क्रीन पर भी इस वक्त ये ईमेल आईडी दिख रहा होगा। इसमें आप अपने ज़िले का नाम, विधानसभा का, गांव का नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, आप क्या करते हैं और क्या आपके यहाँ की समस्या है, क्या खास बात है जो आना चाहिए, ज़रूर बताइए। तो फिर मुलाकात करते हैं उत्तर प्रदेश जल्द। आपकी ज़मीन पर आते हैं आपका बयान सुनने के लिए, और लल्लन टॉप शो का कारवां चलता रहेगा मेरे साथी निखिल के नेतृत्व में। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अपने उत्तर प्रदेश के लोगों का ख्याल जानने के लिए हम तो आ ही रहे हैं, तो फिर तैयार रहिए बताने को क्या हाल है यूपी।